और इस बार तो बिहार में कमाल हो गया। किसी ने नहीं सोचा था भाई कि 208 209 तक आंकड़ा जा सकता है। पीछे देखिए न्यूज़ रूम में कितनी हलचल है। ये एनडीटीवी का न्यूज़ रूम है। एनडीटीवी 24/7 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, और अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो एनडीटीवी इंडिया के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और हर जगह यही हलचल चल रही है। पीछे आंकड़ा देखिए, अगर स्क्रीन दिखा पाएँ, 207 243 में से 207 और 29, मतलब तेजस्वी और महागठबंधन का ये हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। इतनी बुरी स्थिति में है। इसी पर बात करते हैं। किसी भी एग्जिट पोल में, किसी भी विश्लेषण में यह आंकड़ा सोचा ही नहीं गया था। मेरे साथ दो लोगों का परिचय कराऊं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। नमस्कार। और मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, जिनको आप रोज टीवी पे देखते हैं, रोज लड़ते रहते हैं। आज तो तहसीन बोल ही नहीं पाएंगे। नमस्कार। क्या बोलेंगे आज आप? क्यों ये हाल हुई आपकी पार्टी की? ये हार ईवीएम की वजह से नहीं हुई, ये हार बोलेंगे एसआईआर की वजह से नहीं हुई, ये हार वोट चोरी की वजह से नहीं हुई। वोट चोरी नहीं, इश्यूज चोरी हो चुके हैं। हमारे इश्यूज पे फोकस करना चाहिए। हर महिला को अगर आप अपमानित करो कि 10,000 रुपया मिला इसलिए वो वहाँ पर वोट करेगी। आपने ही नीतीश जी का प्रचार कर दिया 10,000 का। और कुछ हमारे ऐसे शुभ चिंतक है, दुग्गल साहब, मैं उनको बताता हूँ। कुछ हमारे दुग्गल साहब है, कभी वो आरटीआई एक्सपर्ट होते, कभी हरियाणा में उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती, कभी वो किसान नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते। वो जिन मुद्दों पर बात करते हैं उस पर अगर आप उल्टा बेट करो आप जीत जाओगे। जैसे उन्होंने कहा हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी है, कांग्रेस हार गई। उन्होंने कहा ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं निकला। तो जो कहे सुनो, उसको उल्टा करो, विपरीत करो। आपने महिला की बात की, अब मल्लिका भी मेरे साथ जुड़ गई है। मल्लिका, महिला how भी are आ you? गई है। क्या ये एक्सपेक्ट किया था मल्लिका आपने? नहीं, इतनी बड़ी जीत? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा था। हमने जितनी भी एक्सपर्ट्स या जितने भी एग्जिट पोल्स हमने देखे, आई थिंक 160 से ऊपर की फिगर बहुत से लोग हैं जो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, बट 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा मेरे ख्याल से इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो महिला वोटर्स हैं वो एक बड़े वोट बैंक के तौर पर यहाँ उभर के आई हैं, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर जो लाभकारी योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका प्रभाव पड़ा है और महिला वोटर्स ने जमकर वोट किया है और नतीजों पे ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। और जितनी अधिक वोटिंग हुई अखिलेश जी, सेकंड राउंड में खासतौर पे 7.5-8% का गैप था पुरुष और महिला वोटर्स के बीच में, और वो नीतीश कुमार के लिए इतना बड़ा फायदेमंद साबित होगी। बीजेपी का आंकड़ा लगभग 101 में से 94-95 सीटें। बिल्कुल सही बात कही आपने सुमित। और अगर आप वोट प्रतिशत की बात करेंगे, ऐतिहासिक वोट पड़े। बिहार का जो चुनावी इतिहास है उसमें इतनी बड़ी संख्या में मतदान कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, महिलाओं ने जो वोट डाला वो इतना कभी किसी राज्य में इस तरह से नहीं पड़ा। 8-9% का गैप था। और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो 5 लाख महिलाओं ने अधिक वोट डाला, जबकि महिलाओं की संख्या कम है बिहार में। उसके बावजूद भी उनका वोट जो है 5 लाख अधिक महिलाओं ने वोट डाला। दूसरी बात आपने कही बीजेपी के बारे में, 101 सीटें लड़ी हैं और जो आंकड़ा भी आ रहा है इसमें मेरे ख्याल से 95 उनका आ रहा है। स्ट्राइक रेट बन रहा है करीब 94-95 करीब बन रहा है। मैं अभी कर रहा था गूगल, मैंने गूगल करके देख लेता हूँ। सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्राइक रेट है ना वनडे में वो 84% है। तो आप नीतीश जी का 84 है, 101 नीतीश जी का 84%। आप उससे कंपेयर कर लो कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है। सचिन अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं है। 70 में से 67 थे वो दिल्ली में। दिल्ली छोटा राज्य है। देखिए मुझे ऐसा लगता है एक बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ से बिहार की जनता ने दिया है। एक बहुत बड़ा मैंडेट है ये, एंड इट सेज अ लॉट कि क्या वो मुद्दे रहे, क्या वो फैक्टर्स रहे जो इतने महत्वपूर्ण रहे कि इस तरह की जीत एनडीए के पक्ष में आई है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हद तक बहुत पद्मजा कहाँ जा रही है? यहाँ आइए। कम पद्मजा, कम। अरे आइए ना, आइए। पद्मजा आपको आना है। महिला वोटर्स ने किस तरह से आपको लगता है कि बड़ी भूमिका इन फिगर्स में जो फिलहाल हमारे सामने है? मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कल हम जब चाय स्टॉप कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने ये जंगल राज का जिक्र किया था और बार बार लोग कह रहे थे, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया का जो पोल आया था उसमें ये कहा गया था कि जो 18 to 39 वाला ग्रुप है, 18 to 29 वाला, उनको फर्क नहीं पड़ता है और वो महागठबंधन को वोट दे रहे हैं क्योंकि उनको कोई जंगल राज की याद नहीं है। एंड इवन येस्टरडे मैंने ये बोला था कि ये कहना कि भाई हमें जंगल राज से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जंगल राज देखा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि भाई मुझे ट्रेन में टकराने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कभी ट्रेन से टक्कर नहीं हुई है। अरे पर मुझे पता है ना कि ट्रेन से टकरा के क्या होता है। मैंने देखा है कि लोग जब टकराते हैं तो क्या हुआ है। 30 सीटें आ रही ना अभी, ये फर्स्ट टाइम वोटर ही है बस। करेक्ट। कौन सी 30 अभी जो 30 सीटें महागठबंधन के पास आ रही है, ये फर्स्ट टाइम वोटर ही वाली, बाकी सब लोग चले गए उस तरफ। नहीं, सुमित जी, हमारे पास डेटा है कि ये नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग यार। आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, क्योंकि एक्चुअली आई विल टेल यू, ये एक चीज़ बहुत साफ थी कि 20 सालों में
जो चेंज हुआ है, महिलाओं ने जो अपनी आज़ादी चखी है, एक ही वर्ड हर जगह सुनाई दिया, रिस्क। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम अपनी आज़ादी अब खोना नहीं चाहते। मे बी तेजस्वी बहुत ही सुधर गए हैं, आरजेडी बहुत ही सुधर गई है, बट जो सामने दिख रहा है कि भाई सुरक्षा मिल रही है, खुलापन मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है, मैं उसको रिस्क करके कि चलो अब देखते हैं कि आरजेडी क्या करेगा। भाई हमने देख लिया ना, अभी मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं क्यों उसको गर्क में डालूंगी? जो चल रहा है सही चल रहा है। ये आपके लिए मैसेज है ये? नहीं, ये पद्मजा और मेरा एक बहुत ही अच्छा हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था उनके शो के ऊपर, जब हमने ये पूछा था कि क्या महिला जाति के ऊपर वोट करेगी या अपनी जाति को स्टिक करते यादव महिला यादवों को वोट करेगी, मुसलमान महिला भी। और जो हमारा उस वक्त हमने आकलन लगाया, जिसको प्रदीप गुप्ता जी ने मना किया, कहने आप लोग गलत कह रहे हैं, हम लोग का ये कहना था कि महिला अगर सुरक्षा के लिए वोट करे, दे विल वोट अबाउ कास्ट एंड रिलीजन, और वही साबित हुआ पद्मजा। एटलीस्ट यादव विमेन। अब मुझे नहीं पता कि मुसलमान महिलाएं कितना, क्योंकि वहाँ पे और फैमिली का प्रेशर भी होता है काफ़ी, मतलब आप एक कम्युनिटी की तरह वोट करते हैं, बट जब देखते हैं कि पोस्ट पोल डेटा कैसे एनालिसिस होता है, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि कुछ यादव महिलाएं शायद वोट देती मुस्लिम महिलाओं ने भी हो सकता है कुछ हद तक दिया हो, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा जो महिलाएं खासतौर से हैं, Correct. उन्होंने वोट डाला था। जब ये 3 तलाक वाली बात आई थी ना, तो उसका सपोर्ट किया था। और जहाँ तक यादव महिलाओं का सवाल है, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये तो सबके गए हैं, मुस्लिम महिलाओं के अकाउंट में भी गए हैं, यादव महिलाओं के भी। वो तो ये देख के नहीं गए ना कि यादव मुसलमान महिलाओं के उसमें नहीं डालना है, वो तो सभी महिलाओं के अकाउंट में गए हैं। तो इसलिए वो तो डालती हैं, वो तो उनको जब मौका मिलता है तो वो डाल देंगी। और ये एक ट्रेंड आया है। पहले होता था कि पुरुष तय करेंगे कि साहब इसको वोट देना है, तो सारे घर के परिवार के सारे जितने सदस्य वो करते थे, उसमें पुरुष में भी बुजुर्ग जो करते थे वो कहते थे। बहुत आपने अब सही नहीं कहा। ऐसा होता है। इसीलिए एक चीज और मैंने प्रदीप गुप्ता से पूछी थी जिस दिन ये रिजल्ट आए थे, कि आपको कैसे पता जो लोग आप सर्वे कर रहे हो आपसे झूठ नहीं बोल रहे? क्योंकि ये जो है ना कि हम सिर्फ तभी झूठ बोलते हैं जब बहुत ही ज्यादा कोई डर का माहौल हो कि मुझे कोई मार देगा। नहीं, अब भाई अगर मेरा पति कह रहा है कि भाई राजद को वोट दो, राजद को वोट दो, मैं इतना सर हिला करके आपने दूसरी बार प्रदीप गुप्ता का नाम लिया, आपने भी लिया। कल ही हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि ये जो आंकड़े दे रहे हैं ना, कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो एनडीए को वोट दे रहे हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। ये तो उलटबाजी हो गई, ये तो हो नहीं सकता। कभी किसी चुनाव में आज तक नहीं हुआ है। जितना ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उतना ही वो बीजेपी का वोटर बढ़ता है। दूसरी बात वो ये कह रहे थे, जो उनका एग्जिट पोल आया कि भाई ये कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर कोई कह सकता है जो कांटे की टक्कर है? ये तो 3/4 बहुमत मिला है, ये तो एक तरफा स्वीप है। मैं यही बोलना चाह रहा था कि इस चुनावों में अगर किसी को ढूंढना है ना आज की तारीख में, तो प्रदीप गुप्ता और प्रशांत किशोर, ये 2 पी कहाँ हैं आज की डेट में, जिन्होंने पूरा कैंपेन चुनाव का चलाया। और आपको तो लिखित में दिया था प्रशांत किशोर जी, इसका तो कोई मतलब एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। अर्श या फर्श के नीचे भी के नीचे कहाँ सिर्फ है? प्रदीप गुप्ता की नहीं, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना एक एस्टिमेट दिया था, बट आई थिंक 200 के पार का तो किसी ने भी एज्यूम नहीं किया था। यहाँ तक मेरे ख्याल कोई सिर्फ नहीं एक पहुंचा था। एजेंसी आया था पोल डायरी करके, जिसने ट्वीट किया था, उसने 209 आंकड़ा दिया था, 209। एकमात्र। पता क्या सुमित, वो प्रशांत किशोर ना राजनीति छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर जेडीयू को 25 से कम सीट आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो मुझे लग रहा है कि उनका मन लग नहीं रहा है। तमिलनाडु जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो कर रहे हैं ना। हाँ, ये भी कहा था कि मैं यहाँ 10 लेकिन साल इससे रहूंगी। देवर- तो दोनों चीजें उन्होंने बोली कि मैं 10 लेकिन साल रहूंगा, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या एक तरफ लोग ऐसा भी लग रहा था, जो लग रहा था कि तेजस्वी के फेवर में जा सकते हैं, या फिर लोगों का ये मानना था कि वो युवा हैं, उनकी फैमिली लेगेसी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें मौका ना दिया जाए। बट यहाँ पर अब तेजस्वी कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका फ्यूचर यहाँ मैं से तो कहाँ इनफैक्ट जाता आप ही से है? पूछता हूँ, हम सबसे बेहतर आप तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी को जानते हैं। कल रात को ही आपने- बात हुई। आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम भी किया इलेक्शंस में। करेक्ट। क्या होगा अब तेजस्वी का, क्या होगा आरजेडी का? भाई भाई लड़ रहे हैं। रोहिणी ने सवाल खड़े कर दिया ऑलरेडी संजय यादव पर। संजय यादव पार्टी में बहुत डोमिनेट कर रहे थे। अब आप आरजेडी का भविष्य क्या देखते हैं? मुझे उनके ऑफिस से एक मैसेज भी आया कि इसको ट्वीट कर दो, तो मैंने वो ट्वीट भी कर दिया संजय यादव का। तो सच है कि वो लड़ रहे हैं, वो दिक्कत है। पर देखिए, ये सारी चीज़ें एक चीज़ है, बट आप सोचिए आवाम जनता क्या सोच रही है, कि आपका क्या अधिकार है बिहार के ऊपर, आप लड़ोगे, आप ही का होगा। आई थिंक कि उसके खिलाफ भी एक मैसेज है कि सारी लड़ाई होगी हमारे परिवार की। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि जो लोग
ऑपोजिशन पार्टीज को रिप्रेजेंट करते टीवीज पे वगैरह, इस पे शायद आप थोड़ी रोशनी प्रकट कर सकते हो, वो इतने गुस्से में रहते, इतने अग्रेसिव रहते। किसकी बात कर रहे हैं? सारे ऑपोजिशन के। और मुझे कभी कभी मुझे ये लगता प्रवक्ता है जो है वो भारतीय नहीं, सारे मैं एक की नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी पार्टीज का कह रहा हूँ, ऑपोजिशन के इतने गुस्से में। कहीं ना कहीं हमें सोचना है, मैं अपने आप को विपक्ष में समझता हूँ, कि सारे जो प्रॉब्लम्स है देश के हम जानते हैं, हम क्या समाधान दे सकते हैं, क्या हम सोल्यूशन दे सकते हैं, क्या हम विनम्रता से बात कर सकते हैं, क्या हमें हर सेतु को जलाना है या हम सेतु बना सकते हैं, क्या इस ओर विपक्ष काम कर सकता है? तहसीन पूनावाला उन लोगों में से एक हैं जो कांग्रेस और आरजेडी को हम चारों से बेहतर जानते हैं। राहुल गांधी इनकी शादी में आए थे गेस्ट बन के, मैं इसलिए जानता हूँ, वो शादी में मैं भी इनवाइटेड था, मेरे आगे राहुल गांधी खड़े थे गुलदस्ता लिए। तहसीन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस का क्या होगा? राहुल गांधी कहाँ हैं जब इतनी बड़ी हार हो रही है? कृष्णा अलवरू का क्या होगा जिसके खिलाफ नारेबाजी हुई? राजेश राम का क्या होगा? देखिए, आप कब तक दूसरों को पूछोगे? सवाल आपको लीडरशिप से पूछना होगा, इसमें राहुल जी और खड़गे जी से पूछना ही होगा सवाल। 2024 का चुनाव हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, अब बिहार हारे, दिल्ली हारे, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? क्या वही लोग जो टिकट बांटते वही रिपोर्ट बनाएंगे? ये सवाल जेन्युइन है, क्योंकि मैं कांग्रेस से एक्चुअली में कांग्रेस के लिए वोट करता हूँ। कब तक ये चलेगा और क्या सॉल्यूशंस देंगे, और क्या जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस एक इकोनॉमिक मॉडल देश को दे सकती है? मुझे मोदी जी का मॉडल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जैसे पद्मजा ने कहा, एक मॉडल पसंद, एक मॉडल पता है कि ये मॉडल है उनका, उसके विपरीत क्या मैं मॉडल दे सकता हूँ? क्या कर्नाटका का कोई ऐसा मॉडल है जो हम देश के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या तेलंगाना का मॉडल है, या हिमाचल का क्या आप मॉडल ये है? कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी मॉडल राहुल गांधी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेश नहीं कर पा रहे हैं आवाम के सामने? मैं आपसे पूछ रहा कि वो मॉडल क्या है। अब मैं आप आपसे समझाएंगे ना, आप कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर हैं। मैं सिंपैथाइजर हूँ, तो हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है? क्या हमारा इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ ये है कि दूसरों को अटैक करना, या हम अपनी एक कोई बात बताएं जिसके कारण देश आगे ग्रो कर सकता है? उस ग्रोथ के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? चाहे वो वेलफेयरिज्म का मॉडल हो, बट वो वेलफेयरिज्म हम कैसे देंगे? जैसे तेजस्वी ने प्रॉमिस किया कि मैं इतने सारी नौकरियां दूंगा, वो नौकरियों का बजट कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आप पैदा करोगे? उतनी सरकारी नौकरी कहाँ से दोगे? तो एक बिलीवेबल फैक्टर, और उसको कैसे हम देश के सामने रख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा है विपक्ष को लेकिन करना। आप ऑल्टरनेटिव मॉडल दे रहे हो जो कि बहुत ही हवाई है ना। आप कह रहे हैं कि भाई हम 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप ये कहते हैं कि चलो हम 30,000 रुपए देंगे, वो सिर्फ 10,000 दे रहे हैं, हम 30,000 देंगे, वो रियलिस्टिक लगा था कि चलो ठीक है 10 का 30 कहीं से पैसा आ जाएगा, सेंट्रल से ले लेंगे, वट 2.5 लाख नौकरी ऐसे पैदा थोड़ी ना कर दोगे। और नौकरी देने का तो क्वालिफिकेशन क्या होगी? 2.5 करोड़, और वोटर भी सोचता है ना, आप भाई गोली मत दो, आप बेवकूफ़ मत समझो हमें। तो और भी लगता है कि जो चल रहा है वही सही है। दूसरा ये जो पलायन को लेकर के पूरी बहस छिड़ी ना, कि पलायन बुरी बात है, पलायन इतने लोग कर गए। अरे भाई, पलायन लोग जाते हैं, लोग चॉइस से भी जाते हैं, जहाँ पे लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाते हैं। ये बात सही है कि बिहार में औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया, किसी ज़माने में इंडस्ट्रीज होती थी, अब इंडस्ट्रीज सारी खत्म हो गई। लेकिन आप उसके पास रोड मैप क्या है? आपके पास क्या आपके पास कोई इसकी योजना है, कोई आपके उसकी कोई सॉलिड प्लानिंग है? वो तो आपके पास कुछ नहीं है। सिर्फ आप ये सवाल उठा देने से कि नहीं पलायन हम रोक देंगे, भाई कैसे रोकेंगे? नहीं, और आप ये तो भी आप तो भूल बताइए। गए, ओरिजिनल पलायन तो तब हुआ था ना जब यहाँ पर सारे कास्ट क्लैशेस शुरू हुए थे। तब जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, वो जाकर के दिल्ली, मुंबई बहुत अलग-अलग अच्छी जगह बात की पे आपने पद्मजा। बैठ गए और कहा हम अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ाएंगे। कास्ट भाई। की बात आप कर रही हैं, और तेजस्वी यादव ने जब टिकट बांटने की बारी आई तो सबसे अधिक यादवों को टिकट दिया। 144 में से मैक्सिमम टिकट, आई थिंक 36 से 38 टिकट हैं, वो सिर्फ यादवों को दिए गए। ये दिखा रहा था कि आपको सिर्फ अपनी ही जाति पर भरोसा है। प्रायोरिटी क्या है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनता अब समझदार हो गई है, और डिलीवरी और डेवलपमेंट जनता दोनों चाहती है। और जैसे कि आपने भी पद्मजा कहा कि लाइक बिग प्रोमिसेस विच आर नॉट रियलिस्टिक, उनका इम्पैक्ट उस तरह का नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप ग्राउंड पे उस तरह की कोई चीज़ साबित कर सके उस राज्य में नहीं, या तो फिर किसी दूसरे राज्य में जो एक एग्जाम्पल सेट करा हो, तो उसका भी एक बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ, अब जैसे कि ये वोट चोरी वाला मुद्दा हुआ, मैं फिर से उस पर जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस वोट चोरी को लेकर। उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे राज ठाकरे, ठीक उसी वक्त जब बिहार का चुनाव चल रहा है, और राज ठाकरे के जूनियर बने हुए थे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विपक्ष के नेता। अब आप सोचिए ये विजुअल जब बिहार का, क्योंकि आज डिजिटल ज़माना है, हर कोई दिखता है अपने मोबाइल पे, वही राज ठाकरे जो बिहार को जिन्होंने बिहारी लोगों का अपमान किया है, उसको एक गाली की तरह इस्तेमाल करते, उसके नीचे खड़े कांग्रेस के नेता। तो क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? नहीं। जब वो ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के एक मिनिस्टर आके कहते हैं सरकार ने करवाया है या सरकार के उससे हुआ है। तो ये जो आप स्टेटमेंट्स देते हो, तो एमके स्टालिन आपकी सभा में आके शामिल हुए, वहाँ पे एमके स्टालिन जिनके मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग तो सिर्फ गोलगप्पा बनाने लायक है, आप उनको ला करके प्रचार। अब भाई एमके स्टालिन
बेसिकली तमिल में बात करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई वो बाहर जाकर वहाँ भाषण कर देंगे जिससे बिल्कुल मतलब वोट एकदम दनादन पड़ने लग जाए। एमके स्टालिन को वहाँ लाने का क्या औचित्य मतलब था? आपने ये याद क्या दिला दिया, मैं तो भूल ही गया strategy था। थी? ये मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई वो तो हिंदी बोल भी नहीं सकते, वो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते बहुत अच्छे से, तो उनका बिहार में आना मुझे सच में समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या जबरदस्त बहुत से रणनीति लोग है। चेन्नई में काम करते हैं तो दिखाने के लिए। पूछना है कांग्रेस के बारे में, मुझे ये पूछना है कि कांग्रेस कहाँ आज खड़ी है। आज का जो युवा है, अगर वो कहे कि सोचे कि हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, राहुल गांधी को वोट देना चाहते हैं, तो वो क्या सोच के वोट देगा? कांग्रेस क्या आइडिया प्रेजेंट कर रही है? कांग्रेस क्या माओइज्म का सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस क्या माने हम कि एक तरह से बिल्कुल जो एक्सट्रीमिज्म होता है उसका सपोर्ट कर रही है? या कांग्रेस लिबरल है, जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी, आज वो कहाँ खड़ी है? वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर हो गई है या बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई है? मुझे लगता है कि, और बहुत दुख होता है कि ये बात हम आज कर रहे हैं जब नेहरू जी का जन्मदिन है, जो माने जाते थे लेफ्ट ऑफ सेंटर बट एक सेंट्रिस्ट व्यक्ति थे। आज उनके जन्मदिन पे देश की सबसे प्रथम नेशनलिस्ट पार्टी वो आज बिहार में केवल 3 या 4 सीट जीत पाई है, ओवैसी से भी कम। ओवैसी से भी कम। सोचिए इसके बारे में। ये देखिए, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। जो मैंने लास्ट चेक किया था, AIMIM 6 सीटों पे लीड कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से एग्जैक्टली 6 सीटें मांगी थी और कहा था देखिए वोट बंटना नहीं चाहिए, आप हमें 6 सीटें दीजिए, हम साथ में लड़ेंगे, वोट बटेगा नहीं। आपने अपने अहंकार में कहा कि नहीं नहीं, ये तो वोट कटवा है, ये बी टीम है। आज वही वोट कटवा Extremist कहा। अपनी वही एक्सट्रीमिस्ट Extremist बोला। कहा तेजस्वी आज ने। वो सो कॉल्ड वोट कटवा अपनी 6 सीट जीत करके बैठा हुआ है और आपसे ज्यादा सीटें जीत करके बैठा हुआ है। अब आप सोचिए किसकी स्ट्रैटेजी और किसकी पॉलिटिकल जो थिंकिंग है ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं पद्मजा से इत्तेफाक रखता हूँ। जब मैं पटना एयरपोर्ट पे था, बहुत सारे मुझे मुसलमान भाई बहन मिले जो वोट करने आए थे, और मैं सोचा था कि मुसलमान इतना पैसा खर्च करते, 8,000 10,000 खर्च करते, वो वोट करने क्यों आया है? एक डर था कि वोट कट जाएगा तो नागरिकता जाएगी, ये जो एक है। दूसरा था कि वो एक गुस्सा था उनमें कि हम वोट करेंगे ओवैसी के लिए क्योंकि आप हमारा 100% वोट तो चाहते हो, टिकटें आप हमारी नहीं रखते हो, आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हो, तो हम वोट ओवैसी के करेंगे, वैसे ही आप नहीं जीत रहे हो। तो ये चीज़ मैंने एयरपोर्ट पे देखी थी। मे बी इट वाज स्लाइटली अपवर्ड मुसलमान, बट वो वोट तो एक बट वो भी गया। तो आया कि बीच में कि डिप्टी सीएम तो आप बना नहीं रहे, दरी बिछाने का काम हम करेंगे क्या? वो बहुत वायरल हो गया था वीडियो। इनफैक्ट ये भी हमको मानना लगता है इन नतीजों को देख के कि सीमांचल में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में जेडीयू को भी वोट किया है इस बार, तभी तो जेडीयू वहाँ जीत रही है उस इलाके में, तभी आरजेडी और कांग्रेस हार रही है। जितना मेरा ख्याल है उनके चारों के चारों जो मुसलमान टिकट हैं, सॉरी चारों के चारों मुसलमान टिकट जेडीयू के सीमांचल से ही हैं और उनमें से कम 2 से 3 जीत रहे हैं। तो मतलब भाई मुसलमान वोट जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, इतना डिसइल्यूजन हो गया आरजेडी कांग्रेस से कि अब वो वापस सोचिए 11 लोग खड़े किए पिछली बार, एक नहीं मिला जेडीयू को। इस बार सिर्फ 4 खड़े किया और उनमें से 2-3 जीत रहे हैं और वो भी सीमांचल के इलाके में। सो दिस इज नॉट अबाउट किसी ने वोट चोरी किया है, आपका वोट आपके से पलायन करके जा रहा है क्योंकि उनको ना उम्मीद, ये वोट का पलायन हो रहा है। बिल्कुल। हम 2 टॉपिक पे और बात करेंगे इसके पहले। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं वो 2 टॉपिक्स की बात करी थी, आई होप आपके और मेरे टॉपिक्स Let's मैच hope करें। that's तो it. मुझे लग रहा था मैं सीएम फेस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, और बिहार में नीतीश कुमार पर ज़्यादा जनता ने भरोसा दिखाया है या मोदी फैक्टर असरदार रहा है? आई थिंक ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर हमें नीतीश ज़रूर कुमार बात ही करनी चाहिए। सीएम होंगे, इसमें किसी को शक शुबा नहीं, नहीं बट होना चाहिए। जो ट्वीट डिलीट हुआ था, सवाल इनका ये है कि मोदी और नीतीश दोनों फैक्टर ने काम किया क्या? मुझे लगता है कि दोनों फैक्टर ने काम किया। जोड़ी ने काम किया। इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं, इस पर तहसील ये जोड़ी खूब दौड़ी। जोड़ी खूब दौड़ी, पर एक तहसील इसमें आगे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग तरह का विश्लेषण है। वो ये कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, बीजेपी की 63 सीटें कम हो गई लोकसभा में, ठीक है। अब वो टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना इनके ऊपर सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तब जो है विपक्ष ने किया कि संविधान बदल देंगे अगर इनको 300-400 सीटें आ गई तो। उसके बाद क्या एक तरह का लोगों को लगा कि यार हमसे शायद गलती हो गई, कुछ चूक हो गई कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट डाल दिया, मोदी के खिलाफ वोट डाल दिया, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद अब बिहार, एक के बाद एक जितने विधानसभा चुनाव है सब में बीजेपी को बम्पर वोट मिला है। दो या 3 चीज़ें, एक ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये जनता ये सब जानती है, हमेशा ये याद रखना चाहिए। जो संविधान बदलने का मुद्दा था, शायद वो लोकसभा में ज़्यादा रेजोनेट किया होगा क्योंकि लोकसभा के बाद आप शायद कुछ कर सकते हो संविधान के लिए। हाउएवर स्टेट असेंबलीज में उसका कोई रेजोनेशन नहीं होता है। जब आप वही मुद्दा स्टेट के चुनाव में उठाते हो, आप वही उद्योगपतियों को आप उनको भला बुला करते हो, आप वही आप संविधान दिखाते हो, आपके पास और कुछ नहीं। मुझे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, ठीक है आप लोगों ने, मैं आपसे ये बात कह रहा था, आपने कास्ट सेंसस कर दिया, आपने कास्ट सर्वे कर दिया, कर्नाटका में कर दिया, तेलंगाना में, उसके बाद क्या?
आपके पास कोई जवाब नहीं है, टिक कर नहीं, उसके बाद क्या? आप कह रहे हो हम कास्ट सर्वे कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसका कोई जवाब है? उसमें क्या इकोनॉमिक मॉडल है, वो आपके पास जवाब नहीं है। तो आप ये चीज़ कहते हो, उसके बाद क्या फॉलो अप हो रहा है किसी को पता नहीं है। और फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा वो एक टॉपिक है जिसपे विपक्ष खड़ा रहा है कि चाहे रफाइल हो, उसके पहले कुछ हो, कोई भी टॉपिक हो, विपक्ष सिर्फ उसी पे खड़ा है। मुद्दा आता है, दुग्गल साहब जैसे लोग मुद्दा उठाते हैं, खत्म हो जाता है मुद्दा, उसके बाद फिर आप नए मुद्दे पे चले जाते हो। इसके पहले था कास्ट सेंसस खत्म हो गया, अब हो गया वोट चोरी। तो मुद्दा कौन सा है? अगर आप एक मुद्दे में यकीन रखते हो, ये आपका जैसे बीजेपी 370 हमारा एजेंडा है, राम मंदिर है, तो उस पर खड़े थे वो, सरकार आए या ना आए, क्या आप उस पर खड़े हो? ये भी क्रेडिबिलिटी होती है। नो डाउट। और एक और चीज़ जो हमको बात करनी चाहिए, और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूँगा, चिराग पासवान का फैक्टर। चिराग और जेडीयू के बीच आपस में वैमनस्य था 5 साल पहले, आपस में एक दूसरे को हराने के बाद इस बार दोनों को एक दूसरे का फायदा मिला। जेडीयू भी जीत रही है, चिराग भी जीत रहे हैं। ये बॉन्डिंग कहाँ से हुई है और उसके पीछे की वजह क्या, कहानी क्या है? बहुत सोची समझी रणनीति है, और जो बीजेपी का रणनीतिकार है अमित शाह, जो कि चाणक्य भी माने जाते हैं, उन्हीं की रणनीति है। पहले दिन से तय हुआ कि हमें एक यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना है। एनडीए की सारी बैठक हुई, जितने आपने ये सोचा नहीं होगा कि चुनाव की अनाउंसमेंट होने से पहले विधानसभा क्षेत्रों में ज्वाइंट कैंपेन किया गया, कमिटीज़ बनाई गई, इसमें कि सारी पांचों पार्टियों के नेता शामिल थे, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। फिर टिकट का बंटवारा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मांझी की शुरुआत में बयान आए थे, लेकिन बाद में वो मान गए। चिराग पासवान 29 सीटें मिल गई, उसके बाद लगा चलो ठीक है, उनको भी उनको हिसाब से उनको सीटें दे दी गई। फिर उसके बाद आया ज्वाइंट मैनिफेस्टो पहले था कि भाई बीजेपी का अलग आ सकता है, सबका अलग आ सकता है, उन्होंने इकट्ठा मैनिफेस्टो दिया। फिर जैसे कि आप बात करते हैं स्टालिन की, कि स्टालिन क्या कर रहे थे, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई टीडीपी का आदमी वहाँ क्या कर रहा था, लेकिन वो एक दिखाने के लिए कि भाई एनडीए यूनाइटेड है, उन्होंने वहाँ पर उनको ही बुलाया, एकनाथ शिंदे और प्रचार करने के लिए गए, तो ये पूरा यूनाइटेड फेस दिया। बिल्कुल आपका सही सवाल है। रामविलास पासवान जब थे तब से नीतीश कुमार के साथ उनकी पट्टी नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि जो पासवान पॉलिटिक्स है, दुसाध जाती है, वहाँ पर थोड़ी दबंग मानी जाती है, 5% वोट हैं, और आप उनको ये देखो, उनकी कैपेबिलिटी है वोट ट्रांसफ़र कराने की, जो कि इस चुनाव में देखने को भी मिला। तो वो एक दबंगई थी, वो दिखाना चाहते थे कि अच्छा उनके साथ क्या सलूक किया गया था। पिछले बार आपने देखा होगा, आए उनका सामान फिकवा दिया गया, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, तो मन में तो उनके रहा, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को पब्लिकली नहीं कहा। वो हमेशा अपने आप को मोदी का अनुमान कहते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे चाचा ने मेरी माँ का अपमान किया है, और उसी को आपने अपने गठबंधन में ला करके किया। दिस वॉज पर्सनल, शायद इसीलिए फिर भी चिराग ज़्यादा आसानी से मान गए। और आप ये कॉन्ट्रास्ट देखिए सुमित, कि मैं पकड़ लेती हूँ, आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, थैंक यू, कि दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, दोनों साइड में थी, पर इतना कुछ होने के बाद दोनों अलग लड़े, पिछली बार सब कुछ हो गया, फिर भी आपने ना सिर्फ उनको अपने फोल्ड में लाया, पर आप देखिए किस तरीके से दोनों साइड को बेनिफिट हुआ है। 29 में से 19 सीटें चिराग निकाल रहे हैं, 6 में से 5 सीटें जितिन राम मांझी निकाल रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी 4 सीटें निकाल रहे हैं। सोचिए, जिसकी कोई सीट नहीं थी वो वहाँ पे 4 सीटें निकाल के बैठा, क्योंकि सबको फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ आप 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हो, और अभी मैंने डेटा देखा, 12 की 12 सीटों पे जेडीयू या बीजेपी जीत गई। और ये जो 19 सीटें चिराग पासवान जीत रहे हैं, जो 29 सीटें उनको मिली थी, 17 सीटें ऐसी थी उनको जो दी गई, बिल्कुल टफ सीटें थी, जहाँ पर कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से महागठबंधन जीत रहा था। उसके बावजूद भी चिराग पासवान अगर सीटें निकाल रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी लहर वहाँ पर चली है। एक दूसरा मुद्दा है सुमित, जिसका मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, वो इस पर तेजस्वी प्रकाश डालेंगे। ये जो कास्ट, एक कास्ट को दूसरी कास्ट के खिलाफ खड़ा करना। आपने ये मान लिया कि भाई यादव वोट मेरी पॉकेट में है, मुस्लिम वोट मेरी पॉकेट में है, तो मैं अब खुल करके बाकियों के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। ये जो शुरू बीच में आवाज़ आने लगी, भूरा बाल साफ करो, जो किसी ज़माने में नारा चलता था, एक बार फिर से उसको उठाया गया। फिर आप वहाँ जाकर के आप बोलते कि ये कुछ लोगों का कब्जा है, कुछ लोगों का कब्जा है। राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि सेना जो है उस पर भी कुछ लोग चलाते हैं, सेना को भी आप अपनी कास्ट पॉलिटिक्स में लेकर के आ रहे हो। तो आप जब इस तरह की बात करते हो, तो इसका हमेशा एक रिएक्शन भी होता है। और जो अलायंस की बात हो रही है, एक यहाँ पे वोट ट्रांसफर हो रहा है कि वो भी फायदा उठा रहे हैं, ये भी फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका अलायंस देखिए, एक तो फ्रेंडली फाइट हो गई, वीआईपी सुपड़ा साफ, आईआईपी सुपड़ा साफ, वहाँ सबका ही सुपड़ा साफ है। नहीं तो मतलब भाई, एक तो आपके अलायंस में आपस में आप लड़ रहे हो। इस सब में सबसे बढ़िया रही है सीपीआई और सीपीआई एमएल। उन्होंने कहा कि भाई अपनी सीटें लो, अपनी सीटों पे लड़ो, हमारा एक लॉयल अभी भी वोटर बेस बचा हुआ है अपना, वही सब गया वगैरह जो जहानाबाद के इलाके में, हम अपना लड़ते हैं, हमारा अपना
कॉमरेड बढ़े चलो वाली उनकी राजनीति सही चल रही है। कास्ट वाले जो कॉन्सेप्ट था वो उस दौरान समझ के परे था कि इसके पीछे आप क्या ये कवर का काम कर रहे हैं, आप लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है तो यू जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जबकि एक महागठबंधन आप इसको कह रहे हैं, आप एक साथ मिलकर के लड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक ही सीट पर दो आप आमने सामने कैसे लड़ सकते हैं? तो अपने आप में फ्रेंडली फाइट का कॉन्सेप्ट इट जस्ट डिडंट मेक एनी क्या सेंस। सोच है कास्ट वाले पे? नहीं, इससे एक क्या हो जाएगा कास्ट? देखिए, अगर आप एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ अगर खड़ा करें तो जाहिर सी बात है गलत बात है। उस पर आप ये कह सकते हो कि भाई ये रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वहीं पर एक जात को दूसरी जात के खिलाफ खड़ा करना और प्रोजेक्ट करना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? पॉजिटिव बात करना कि किसी के पास कुछ ना हो और उसको हम हिस्सा दे वर्सेस किसी को नीचे रखना, मुझे लगता है इसमें बहुत अंतर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फिर से ये जो स्ट्रैटेजिस्ट है जो इनको सारे एडवाइस देते हैं, उनको मैं कहता हूँ शैम्पेन सोशलिस्ट, या पोर्शे पॉवर्टी करते हैं, या मर्सिडीज़ मार्क्सिज्म करते हैं। मर्सिडीज़ में आते मार्क्सिज्म की बात करते हैं, पोर्शे में आते गरीबी की बात करते हैं। 5 स्टार होटल में वाइन पीते पीते कहते देयर इज टू मच पॉवर्टी। वो प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है कि वो ज़मीन पर गए ही नहीं है, तो दिक्कत वहाँ से शुरू हो जाती है। और बिकॉज वहाँ से शुरू हो जाती है, वो सिंपल गणित करते हैं, उनको लगता है इस गणित के अंदर हम फिट हो जाएंगे। वो एक चीज़ भूल गए, एक गरीब मुसलमान और एक गरीब हिंदू, एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब दलित और एक गरीब ओबीसी का दुश्मन एक ही है, बेरोजगारी। वो भी एस्पिरेशनल ज़िंदगी जीना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसके आगे के जो बच्चे वंश है उसको उससे बेहतर ज़िंदगी जिए। ये सब में 80% कॉमनैलिटी है, हम उसको छोड़ते हैं, हम उस 20% या 10% नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, जो एक्चुअली एक एस्पिरेशनल कास्ट या क्लास में नहीं रह गया यंग इंडिया के अंदर। चलिए, अब मैं आखिर में वाइंड अप करने के पहले आप सबसे एक एक राय लेना चाहता हूँ, और क्विकली आज के मैच का मैन ऑफ द मैच और विलेन ऑफ द मैच, तहसीन, इस रिजल्ट का। ऑब्वियसली नीतीश कुमार जी एंड अमित शाह जी। अमित शाह जी क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे ये हैं। दोनों में शेयर होगा। हाँ ठीक है, 100%। और विलेन ऑफ द मैच? मैच विलन का तो मुजरिम? बहुत सारे विलन हैं। अब क्या वो कहते हैं कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज मैनी ब्लेमर्स, तो किस पे करें हम? मल्लिका? आई थिंक आई एग्री विद हिम। मैन ऑफ द मैच तो मैं भी नीतीश कुमार और अमित शाह को दूंगी, बिकॉज आई थिंक ये बहुत और खलनायक? खलनायक आई थिंक आई एम येट टू डिस्कवर। लेट्स सी, वी विल फिगर दैट आउट। पद्मजा? मैं बहुत क्लीशे आंसर दूंगी, मैन नहीं वुमन ऑफ द मैच है। Sure. और मुझे लगता है कि वुमेन ऑफ बिहार इन जनरल, उन्होंने क्या ज़बरदस्त अपनी पॉलिटिकल समझ दिखाई है, और जब ये आंकड़े और निकलेंगे कि कैसे उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड वोट किया है, ये दिखाता है कि भाई मेरे को आई हैव टू कीप माई सेल्फ फर्स्ट। ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। अब आप मैन ऑफ द मैच बताइए। मैन ऑफ द मैच एक एक नाम दीजिए ना। विदाउट डाउट नीतीश कुमार। और विलेन? विलन ऑफ द मैच विल बी जिन्होंने भी ये आइडिया दिया है कि ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करके हम 90% तक रिजर्वेशन कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि साल 2025 में जहाँ पर लोगों के पास नौकरी, आप जो सरकारी नौकरी आप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये नहीं पॉसिबल है, आपको लग रहा है कि वो ये मान लेंगे कि 90% रिजर्वेशन करके सबको नौकरियां मिल जाएंगी, सबको एडमिशन मिल यू आर जाएगा। नॉट नेमिंग लोग इतने तेजस्वी एंड बेवकूफ राहुल, नहीं यू हैं। मीन? हाँ, मतलब आई एम श्योर उनको भी किसी ने एडवाइस किया ही होगा कि भाई 90% करके आप रिजर्वेशन आप बहुत ही जबरदस्त फाइट लड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता दैट पीपल वांट टू बी पुश्ड बैक टू दैट। अखिलेश जी, आपकी राय? नहीं, मुझे लगता है मैन हीरो ऑफ और द मैच विलेन? तो नीतीश कुमार ही हैं, जिनको सबने खारिज कर दिया था 3 महीने पहले। सब बोले थे कि वो कहाँ हैं, तबीयत खराब है, ये है वो है, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े, वो तो हैं ही बिहार में, तो खैर पिछले बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वो तो आ रहा ही है, लेकिन नीतीश कुमार निर्विवाद तौर पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। और मैं विलन नहीं कहूँगा क्योंकि विलन मुझे लगता है नेगेटिव टर्म में, लेकिन जो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते थे इस महागठबंधन के लिए, जो एक पीवट बन सकते, धुरी बन सकती थी कांग्रेस पार्टी, वो अपना रोल निभाने में विफल रही। वो एक पूरे सबको इकट्ठा कर सकती थी, ला सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये लगा कि शायद ये हमारे लिए मौका है रिवाइवल का, इसलिए उन्होंने जिस तरह से अपनी यात्रा निकाली, एक ऐसा मुद्दा निकाला जो कि बिहार को रेजोनेट नहीं किया, बिहार से कटा हुआ मुद्दा था वोट चोरी का, वो चला नहीं मुद्दा, और उस चक्कर में तेजस्वी यादव का भी नुकसान हो गया, क्योंकि जो मुद्दे थे। क्या हमें लगता है कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि मैं इसमें बड़ी कन्फ्लिक्टेड रहती हूँ। देखिए, जब कांग्रेस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उनको परजीवी बोला जाता है। जब वो खुद एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं तो उनको वोट कटवा। क्या करे कांग्रेस, मतलब खुद तो वो हाँ, बिल्कुल, expansion क्यों करना नहीं, चाहेगी। आप इसका कांग्रेस के जवाब है, अगर आपको ग्रो करना है, आपको चुनाव के 3 महीने पहले ग्रो नहीं करना है, वो संभव नहीं है। आपको 5 साल वहाँ रुक कर ग्रो करना है। आपको संगठन में, कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरे शहर पूना में हुआ, उस वक्त पूना कहा जाता था।
पहला सेशन नहीं हुआ बॉम्बे में, उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था क्योंकि प्लेग हुआ पूना में। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या हालत है, कांग्रेस ने अपना पूरा वोट बैंक शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप फिर 5 साल के बाद उठोगे और कहेंगे नहीं अब हम शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करोगे, तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। 5 साल आपको मेहनत करनी होगी। और पैराशूट लोगों से नहीं अपना एक्सपेंशन करना है जो कि आकर के टिकट डिसाइड करना शुरू कर दें। एब्सोल्युटली। तो आखिर में जाते जाते भाई मैं भी बता दूं, मैन ऑफ द मैच आप ही मैं Save the best for the last. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था बिकॉज वाइंड अप करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले विलन का नाम लेना चाहूँगा। विलन भी नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, विलन किसी को नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी बड़ी उम्मीदें थी आज से 6 महीने पहले तक प्रशांत किशोर से, और उन्होंने जिस तरीके से लेट डाउन किया इस पूरे चुनावों में, आगे से लीड ना करके, अपनी पार्टी को लीड ना करके, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहा। वो जो वायरल क्लिप आपका हुआ था प्रशांत किशोर के साथ, उसके बारे में जरा बताइए ना कि अब आज आप उस पर क्या बोलोगे? मैं वो पूछना था, मैंने इनसे बात की थी उसके ऊपर। वो प्रशांत किशोर ने सेल्फ गोल किया था, मैं लड़ने थोड़ी किया था। करेक्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग आज सबके सामने बोल रहा हूँ। बताइए उसको। आई डोंट नो, मैं आराम से बैठा हुआ था, बाबा इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे उनकी टीम ने कहा कि आप साथ में आए, आप भी इंटरव्यू कर लीजिए। मेरा कोई मन नहीं था, मैं सिर्फ प्रशांत से मिलने गया था, तो पीके ने भी कहा आइए ना सुमित भाई, तो मैं खड़ा होकर इंटरव्यू करने लगा। एक सवाल पूछा मैंने कि पहली लिस्ट आपकी अभी आई है 2 घंटे पहले, इस लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है? आपको तो लीड करना चाहिए, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए, आपसे क्या मतलब है? आपसे पूछ के तय होगा क्या? और XYZ और NDTV कहाँ पहुंच गया, पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने। हाँ, वो टैग करके आए थे कि टारगेट करना है इनको, वायरल करने के लिए। वो दिनकर की एक कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, मीडिया के साथ फिर इतना वो। मुझे ये लग रहा है ना कि एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया उन्होंने। ये स्ट्रेटेजी ये थी कि अपने को वायरल होना है, सोशल मीडिया पूरा कैंपेन, अपने को रील काटनी है, रील। अपने को वोट नहीं लेना है, अपने को रील काटनी है। तो उससे क्या कि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सामने 100-150 माइक रखे हुए हैं। मतलब मैं तो हैरान रह गया वो फोटो देख करके कि इतने ज्यादा, मतलब मीडिया इतना स्ट्रांग है देश में और भी बिहार में। एक नया घोटाला आएगा, ये आपके सामने आएगा। अब सवाल ये हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है, चूंकि आपने बात की है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जितने इंटरव्यू प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने के बाद से दिए, क्या उतने वोट उनको मिले हैं? गिनने पड़ेंगे। और एक मैं बात कर लेता हूँ, आइए, हाँ आइए, साथ साथ आइए। राहुल, एक आपकी राय, आज के रिजल्ट्स के बाद मैन ऑफ द मैच कौन है? मेरे को तो लगा कि एनडीटीवी की कवरेज को जितने लोगों ने देखा, यूट्यूब पे हो, टेलीविज़न पे हो, डिजिटल पे, सोशल पे, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। वो हमारे यहाँ पे एक चाय स्टॉप था, ठेला आया जिसमें लिट्टी चोखा थी, सब लोग खा रहे थे, कोई मिठाई खा रहा था, कोई कुछ और खा रहा था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बाकी चैनल भी नकल कर रहे हैं, सब लोग भी कुछ लिट्टी चोखा मंगा रहे। तो किस तरीके से बड़े बड़े नेता जब वो ट्वीट कर रहे हैं, वो एनडीटीवी की कवरेज का कोई हिस्सा निकाल के देख रहे हैं, तो कितना प्रभाव हुआ। तो मतलब अलग अलग इलेक्शन चल रहे थे, एक तो था ही एनडीए वर्सेस एमजीबी, एक था कि एनडीटीवी की इलेक्शन कवरेज को कितने लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत लोगों ने देखा, जो आपका काम था, बाकी जो टीम है उसको सराहा और पसंद किया। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीटीवी का जो नेटवर्क है वो वाकई में हिंदुस्तान में इलेक्शन कवरेज का एक तरीके से ओजी रहा है। मतलब कि सबसे शुरुआत इलेक्शन कवरेज की वहीं पे हुई, इतने लोग लौटे, उन्होंने देखा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और 208 सीटें एनडीए के वो तो सुपड़ा ही साफ कर दिया, मतलब वहाँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब कि ऐसा तो, जैसे अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा कि 160 आएंगे, 160 के ऊपर जितनी भी सीटें आई वो तो उनकी भी सबसे बड़ी उम्मीद से भी परे। तो ये तो हमने हाल के इलेक्शन में देखा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, जब हवा एक तरफ बहती है तो फिर बहती ही चली जाती है, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और वैसे ही रहा। मैं अभी मुनीश बता रहे थे कि पिछले 1 घंटे में 1 करोड़ लोगों ने एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब को देखा। 1 करोड़ लोग 60 मिनट के अंदर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये एमजीबी की हालत ऐसी क्यों हुई, महागठबंधन की? जो अगर सारे चीज़ों को किनारे में देखें तो तेजस्वी यादव शायद वो विश्वास ही नहीं पैदा कर पाए लोगों में कि बिहार का भविष्य उनके हाथों में सेफ रहेगा, मजबूत रहेगा। ये विश्वास न पैदा कर पाना, बाकी सब, क्योंकि जब उनके पिता थे वो वाकई में एक बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि यादव भी थे, मुस्लिम भी थी, पिछड़ी जातियाँ भी थी। यहाँ पे तो ये बहुत सिकुड़ गए हैं, सिमट गए हैं। वहाँ पे कास्ट अरिथमेटिक भी था, महिलाओं का जोश भी था। प्लस आप देखिए कि मैन टू मैन मार्किंग हर सीट पर, जैसे CR पाटिल हम लोगों को मिले, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात से मंत्री भी हैं केंद्र में, वो बैठे हुए थे पूर्णिया में एक होटल में। हम लोग सुबह गए, मीटिंग उनकी चल रही थी, मैं रात को लौटा, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, 11:30-12 बजे गप्पे वप्पे सब हो गई, फिर भी मीटिंग कर रहे हैं। तो आप देखो तो सही कि कितनी मेहनत से कर रहे हैं। हम लोग फिर सीमांचल में किशनगंज गए, वहाँ पे रमेश बिधूरी मिल गए, वो भी बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे। तो मतलब हर जगह पे आपने किसी को बैठा दिया, उसका दिन भर ही काम ये है कि यहाँ पता करो, वहाँ पता करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो कितनी इंटेंसिटी से लड़ रहे हैं। तो ये कोई
एक आदमी या किसी एक नेता की जीत नहीं, पूरी मशीन, पूरी टीम लगी हुई है उसको करने में सुमित। और प्रशांत किशोर के बारे में, जन स्वराज के बारे में, इसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, क्योंकि 3 साल में जो उन्होंने चप्पलें घिसी, मेहनत की, वो हो सकता है कि इस चुनाव में रंग नहीं लाए, लेकिन अगर वो डटे रहें, मेहनत से काम करते रहें, क्या पता 5 साल के बाद उनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो। इतना आसान बिहार जैसे स्टेट में तो है नहीं कि आप कहीं पे पहुंचे और एक झटके में ही आप जीत गए। उन्होंने मेहनत तो की, और कई वोटरों से, आप भी अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहे थे, कई वोटरों से मुलाकात हुई जो कि सोच रहे थे कि क्या देना है, फिर लगा कि इस बार तो जीत नहीं रहा, नहीं देते, लेकिन उनके प्रदर्शन से, उनकी मेहनत से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो आप बार बार मेहनत करो, कभी ना कभी तो आपको फल मिलेगा। अब उनके पास इतने पैसे हैं, इतनी क्षमता है 5 साल टिक पाने के लिए, वो अलग सवाल है, Right. लेकिन उनकी एफर्ट को तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। चलिए, एनीथिंग एल्स? नहीं, राहुल कंवल को सुना आपने, हमारे एडिटर इन चीफ सीईओ। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव समाप्त हो रहा है, लेकिन बिहार में एक नया चैप्टर, नया अध्याय लिखा जा रहा है। इससे हमको इनकार नहीं करना चाहिए। इसी नोट पर हमारी इस कवरेज में, डिजिटल कवरेज में आप सबका शुक्रिया। तहसीन भाई, आपका शुक्रिया। अखिलेश जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।